हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक जो संयोजकता चैप्टर में आपके काम आएगा, यानी कि वैलेंसी वाला जो चैप्टर है। इसमें देखो बच्चों, एक है आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा। ठीक है, आपने आयनिक बंध पढ़ लिया, और आयनिक बंध पढ़ लिया तो आपने भी पढ़ लिया कि आयनिक बंध बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि वे स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है, और लैटिस एनर्जी निकालने के लिए फिर हम इस्तेमाल जिसको करते हैं उसका नाम है बार्न-हावर चक्र। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज आपको मिलने वाली है। आज आपको बार्न-हावर चक्र भी सीख जाएंगे, और लैटिस एनर्जी निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, इसलिए हमें बार्न-हावर चक्र की सहायता लेनी पड़ेगी, हेस के नियम का सहायता लेना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग यदि इसे ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें लैटिस एनर्जी सहित अन्य एनर्जी भी आप आसानी से निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लैटिस एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो जब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन, कौन मिलेगा बच्चों? गैसीय धनायन मिलना चाहिए और गैसीय ऋणायन मिलना चाहिए। तो जब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिल करके धनायन को और क्या कहते हैं? कैटायन भी कहते हैं, और ऋणायन को एनायन कहते हैं। धनायन को क्या कहते हैं? कैटायन, और ऋणायन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी जो है गैसीय कैटायन या फिर गैसीय एनायन, मतलब धनायन या ऋणायन गैसीय अवस्था में रहें और वो मिल करके एक मोल आयनिक यौगिक बना ले बच्चों, एक मोल आयनिक यौगिक बना लें, तो जो है वहाँ पर जो एनर्जी निर्मुक्त होती है, यानी जो ऊर्जा वहाँ से निकलती है, निर्मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, यानी कि जालक ऊर्जा उसे कहते हैं। ठीक है, और सिस्टम भी क्या होता है? स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो अभी चेक करते हैं, जैसे अन्य है धनायन, ये सोडियम धनायन हो गया, यानी कैटायन हो गया, लेकिन गैसीय अवस्था में हो। और क्लोरीन, ये देखिए, ये एनायन हो गया, ये भी गैसीय अवस्था में हो। और ये दोनों मिल जाए और ये दोनों मिल करके बनाएंगे NaCl, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो NaCl जो ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो इसकी जो है जो ऊर्जा यहाँ से निर्मुक्त होने वाली है बच्चों, उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक, तो ये निर्मुक्त होती है, तो जो ऊर्जा कभी भी निर्मुक्त होती है उसे हम लोग निगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, और जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है उसे हम सदैव पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अब यह है कि इस लैटिस एनर्जी को निकाला कैसे जाए। तो लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए अपने पास जो व्यवस्था है वो है बार्न-हावर चक्र की व्यवस्था है। बार्न-हावर चक्र की सहायता से हम लोग जो है लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बार्न-हावर चक्र क्या होता है। हाँ, तो बच्चों, बार्न-हावर चक्र ये समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझना जरूरी है कि बार्न-हावर चक्र में कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसमें हमको उन पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे उसमें एक आएगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि एक मोल कंपाउंड मुझे बनाना है, तो एक मोल कंपाउंड को उसके अवयवी तत्वों या जो भी उसमें अणु होंगे उनसे बनाने पर, यानी कि एक मोल कंपाउंड हमको यदि बनाना है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि उस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम हो बच्चों, सोडियम है, ये सॉलिड स्टेट में है सोडियम, और इससे क्लोरीन के अणु क्रिया कर लें, ये देखिए Cl2, ये गैसीय अवस्था में है। ठीक है, और ये इससे क्रिया करता है और बना लेता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनाने में, यानी एक मोल यह सोडियम क्लोराइड बनाने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा HAF हो गया। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी
उसे हम कह देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बच्चों हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपने देख लिया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे कि सोडियम जो है ये सॉलिड है, तो ये अस्थायी अवस्था में है, मतलब स्टेबल स्टेट में होता है, ये भी स्टेबल स्टेट में होता है और फिर ये भी स्टेबल स्टेट में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हीट निर्मुक्त हुई है यहाँ से, यानी कि एक मोल बनने में उसके अवयवी तत्वों से बनने में जो भी जो है हीट यहाँ से निर्मुक्त होती है या अवशोषित होती है, तो हम उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि उत्पादन उष्मा बोलते हैं। उत्पादन उष्मा बोल दीजिए या संभवन उष्मा, ठीक है। उत्पादन उष्मा या संभवन उष्मा, इसको हमने डेल्टा HF कह दिया। अच्छा, इसी में एक हेस वैज्ञानिक थे, तो हेस का नियम आता है। हेस का नियम यह आता है बच्चों कि यदि कोई यौगिक एक पद में या अनेक पदों में बनाया जाए, जैसे कोई यौगिक जो है, मान लीजिए हेस का नियम समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेस का नियम समझाते हैं। मान लीजिए इसका नियम, हेस का नियम, इन सब की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों। हेस का नियम ये है कि यदि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए हमने बनाया ए से बी, हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया बच्चों, ए से बी में हम एक पद में डायरेक्ट कराए और क्यू उष्मा खर्च हो गई, ठीक है, क्यू उष्मा लगी। यदि हमको ए से बी के बनाने में हमने पहले बना दिया सी, ठीक है, और Q1 उष्मा खर्च कर दिया, फिर सी से हमने डी बना लिया बच्चों और हमने Q2 उष्मा खर्च कर दिया, और फिर जाके हमने डी से बी बनाया और हमने Q3 उष्मा खर्च कर दिया। तो इस प्रकार से एक पद में जब हम किए तो Q लगा था उष्मा, और जब हमने 3 पद में किए तो Q1 Q2 Q3 लगा। तो हेस का नियम यह कहता है कि अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या अनेक पद में हो, उसका एंथैल्पी परिवर्तन सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। इसका मतलब कि इस परिवर्तन में जो Q का मान है यह इन सारे उष्मा के योगफल के बराबर हो जाएगा बच्चों। ये देखिए हेस का बहुत शानदार नियम है कि एक पद में हो रही है, बाकी जितने पद होंगे सबको उष्मा जोड़ दीजिए तो वो उसके बराबर हो जाता है, यानी एंथैल्पी दोनों की समान होती है। तो हेस का नियम बच्चों ये है। तो हेस का नियम का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे थोड़ा। अभी क्या है कि अभी हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको समझाया कि ऐसे ये हो सकता है, परंतु हमको यह आयनिक यौगिक बनाना है बच्चों। तो आयनिक यौगिक बनाना है तो हमको Na+ आयन है और Cl- आयन है, और वो दोनों जब गैसीय अवस्था में रिएक्ट करेंगे तब जाकर के हमको देखना है कि लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस एनर्जी हमें निकालनी है, तो लैटिस एनर्जी तब निकलेगी जब आपके पास कैटायन भी हो, एनायन भी हो। मतलब Na+ चाहिए वो भी गैसीय अवस्था में बच्चों, और Cl- चाहिए वो भी गैसीय अवस्था में। वो दोनों जुड़ करके जब NaCl बनाएंगे तभी तो लैटिस एनर्जी निर्मुक्त होगी। तो वो चीज आपको निकालना है। तो चलिए इस चीज को निकालना सीखते हैं हम लोग कि कैसे इस लैटिस एनर्जी को निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया। अच्छा, इसी के साथ कुछ और ऊर्जा आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम यहाँ बगल में नोट करते हैं, जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, एक नाम आता है बच्चों ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये क्या होता है? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोल देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लोग SE कह दिया करेंगे। शॉर्टकट में क्या कह देंगे? SE। ये हो गया है आपका सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ये क्या होती है बच्चों? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा क्या होती है? तो जब हम किसी ठोस को बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट उसे वाष्प या गैस में बदलते हैं, तब जो ऊर्जा वहां पर हम देते हैं तो वो कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी। यानी यह ऊर्जा हम देते हैं इसलिए ये पॉजिटिव होती है। जो ऊर्जा देंगे पॉजिटिव, जो निर्मुक्त होगी वो निगेटिव, ठीक है। तो अभी ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हो गई बच्चों।
तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मतलब डायरेक्ट, जैसे कपूर है, कपूर को आप लोग डायरेक्ट जब उसको जलाते हैं तो सीधे किसमें बदलता है, वाष्प में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जान जाते हैं आयनन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आई लिख देते हैं शॉर्टकट में, आयोनाइजेशन एनर्जी को आई। अब ये आयनन ऊर्जा क्या होती है बच्चों? तो ये आपको पता है, आप लोगों ने और सारणी में इसको पढ़ भी रखा है कि जब किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यानी कि उसे हम आयनित करते हैं, तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो ऊर्जा हम वहां पर देते हैं उसे निकालने में, तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है। एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता भी है, ये भी जान जाइए। एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, वैसे ही एक बार में केवल एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसीलिए आयनन ऊर्जा जो है वह प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा इस प्रकार की होती है। तो हम उसे IE1 लिख दिया करेंगे, IE2 लिख दिया करेंगे। यदि दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2 लिख दिया करेंगे। ठीक, तो ये आयनन ऊर्जा हो गई बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी ऊर्जा आपको देना पड़ता है। ठीक है। और एक होता है इसका उल्टा, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सब आवर सारणी में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इसे बोल देंगे EA, शॉर्टकट में इसको क्या बोल दिए? EA। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको बताया गया है कि जब किसी गैसीय परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें डालते हैं, जैसे क्लोरीन है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएं तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बोला जाता है। तो ये ऊर्जा निर्मुक्त होती है बच्चों, इसलिए ये निगेटिव होगी। मैंने पहले ही कहा जो निर्मुक्त होती है वो निगेटिव होता है, तो ये ऊर्जा निगेटिव होगी। तो इसलिए इसमें भी होगा, पहली बार इलेक्ट्रॉन डालिएगा तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोबारा इलेक्ट्रॉन डालना जाएगा तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा निर्मुक्त हुई बच्चों, इसलिए ये -EA1 के नाम से जाना जाएगा यदि पहली बार। ठीक, दोबारा जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे तुम, तो ये ऋण और ऋण के कारण प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, इसलिए आपको अब ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती, आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव रूप में आ जाएगा। तो यदि कहीं 2 निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसे? फिर दूसरी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक, तो ये सब ऊर्जाएं हैं जिनको लाइन से मैंने आपको लिख दिया आपकी जानकारी के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों बंध वियोजन ऊर्जा होती है, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, इसे हम बोलते हैं बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसे शॉर्टकट में हम BE से प्रदर्शित कर दिया करेंगे। बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी, जैसे क्लोरीन है Cl2, तो Cl के बीच एक सहसंयोजी बंध बना हुआ है बच्चों, तो उसे तोड़ने में जो आप ऊर्जा देंगे तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी, ये पॉजिटिव होगी। ठीक, अब बाकी एक तो अभी आप जान गए हैं, अभी क्या जाने हैं? लैटिस एनर्जी, मतलब कि जालक ऊर्जा बच्चों जान गए हैं आप। और जालक ऊर्जा तब होती है जब एक धनायन, वो भी गैसीय अवस्था में, जब एक धनायन गैसीय अवस्था के किसी ऋणायन से क्रिया करता है तब ऊर्जा यहाँ निर्मुक्त होती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये Le हो गया बच्चों, और ये तो निगेटिव ही होगा क्योंकि ये ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो हमें बार्नहावर चक्र सीखने से पहले देखो इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी था, जो आप लोग जान लिए। ठीक,
अब जान लिए हैं तो अब देखिए क्या करना है आगे। आगे करना यही है कि हमको किसी भी प्रकार से Na+ को और Cl- को गैसीय अवस्था में लाना है बच्चों। Na+ और Cl- को किस अवस्था में लाना है? गैसीय अवस्था में लाना है। तो अब गैसीय अवस्था में लाने का हम लोग प्रयत्न किया जाए, तो चलिए प्रयत्न करते हैं। देखिए कैसे प्रयत्न करते हैं। तो पहले सोडियम सॉलिड है बच्चों, इसे हम डायरेक्ट जो है गरमा देते हैं, ठीक है। यदि हम इसे डायरेक्ट हीट करेंगे, ऐसे हीट करेंगे मतलब कि डायरेक्ट इसको हम गर्म करेंगे, तो कौन सी ऊर्जा काम आएगी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा काम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमको सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट हमें इसे गैस बनाना है। तो डायरेक्ट गैस बनाने में कौन सी ऊर्जा लगेगी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी लग गई, यानी कि यहाँ पे हो गया सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, यानी SE हो गया, ठीक। तो ये क्या बन गया? यह गैस के रूप में बन गया, गैस हो गया भाई। अब गैस जब बन गया तो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका नाम क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, और ये बन गया Na+ गैस के रूप में बन गया। और ये कौन सी एनर्जी हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसको हम IE कह दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर अब ये तो तैयार है, अब ये तैयार हो गया, यूं समझिए दूल्हा तैयार हो गया। अब दूल्हा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब दुल्हन को तैयार करना भी बाकी है, यानी Cl- गैस रूप में आएगा, तो अब दोनों मिलेंगे तो NaCl जैसा यौगिक बनेगा। तो अब यूं समझिए दूल्हा यहाँ पे रेडी हो गया, कपड़ा लत्ता पहन के यहाँ पे एकदम से सज धज के तैयार है। अब दुल्हनिया को तैयार कराते हैं, ठीक है। तो दुल्हनिया कैसे तैयार कराना है? अब देखो, तो पहले तो इसका बना हुआ है बॉन्ड, देखो Cl2 है, तो Cl के बीच सहसंयोजी बॉन्ड बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड है, उसे तोड़ो। तो तोड़ोगे कैसे भाई? कैसे तोड़ेगा? ये है बंध वियोजन ऊर्जा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको लगा दीजिए, टूट जाए पहले बंधन, ये देखो टूट गया बंधन। अब ये क्लोरीन बन गया गैस रूप में, और क्या लगा इसमें? बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा Be हो गया, ठीक। लेकिन ये अणु तो आधा था, तो तुम इसको भी आधा कर दो भाई, आधा ऊर्जा लगाएंगे। एक अणु होगा तो पूरा लगाएंगे, आधा ऊर्जा लगा दिए। अब ये क्लोरीन गैस अवस्था में बदल गया, लेकिन हमको चाहिए Cl- अवस्था में चाहिए। तो Cl- अवस्था में कैसे जाएगा भाई? Cl- अवस्था में जाने के लिए हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, उल्टा ऊर्जा निकलेगी बच्चों। तो निकलेगी तो इसको हम बोल दीजिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, E हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन ये किसमें हो जाएगा? माइनस में देखो हो जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अब ये Cl- गैस अवस्था में मौजूद है। अब देखिए आपके पास दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार। अब ये दोनों मिल गए आपस में, हो गया सब कल्याण हो गया पूरा, बन गया सोडियम क्लोराइड। और क्या यहाँ से निर्मुक्त होगा? जब गैस गैस है बच्चों, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी, यही ना आपने पढ़ा था, लैटिस एनर्जी। गैसीय अवस्था में ये हो गया, कैटायन एनायन दोनों क्रिया कर लिए, और जो ऊर्जा निर्मुक्त हुई उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे। चूंकि ये ऊर्जा निर्मुक्त हुई है तो ये भी क्या करोगे बच्चों? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था कहलाती है बर्न हाबर चक्र। और इस चक्र के दौरान, अब जो हैश का नियम बच्चों पढ़े थे आप कि ऊष्मा एक पद में चाहे अनेक पद में कोई क्रिया हो तो एंथैल्पी परिवर्तन समान होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो ये डेल्टा HF आया था एक पद में जाने से, अब यहाँ अनेक पद हैं तो जोड़ दीजिए फिर, यानी कि हैश के नियम को यदि यहाँ पर हम लोग लगा देंगे तो फिर ऊर्जा आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? हैश के नियमानुसार, हैश के नियमानुसार क्या होता है?
हैश के नियमानुसार कोई अभिक्रिया जो है चाहे एक पद में हो चाहे अनेक पद में हो, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? समान होता है। लिख दूं, हैश के नियमानुसार अभिक्रिया एक पद में हो या अनेक पद में, ठीक है, एक पद में हो या अनेक पद में हो, एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा समान होता है। ठीक है, ऊष्मा समान होता है। तो जब ऐसे हो गया तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एचएफ बराबर बच्चों लिख देंगे आप, अब जोड़ दो लाइन से, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और माइनस लैटिस एनर्जी, और इस प्रकार से हम यहाँ से लैटिस एनर्जी की गणना कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और बता देते हैं, उससे समझ लो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और हमारे पास हो जाए O2। ठीक है, ये O2 हो गया, मैग्नीशियम और O2 हो गया। थोड़ा और इधर लिखें या रहने देते हैं, फिर यहाँ पे देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये O2 जो है आपका गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और यहाँ से हीट ऑफ फॉर्मेशन जो उत्पन्न हुआ, यानी कि उत्पादन ऊष्मा, वो डेल्टा एचएफ है। अब इसको चेक करते हैं कि यह एक आयनिक यौगिक है, तो अब जब हम इसको लैटिस एनर्जी के फॉर्म में लाएंगे तो हमको Mg+2 चाहिए, वो भी कैसी अवस्था में चाहिए? गैसीय अवस्था में, और ऑक्सीजन भी चाहिए गैसीय अवस्था में। तो आ जाओ, ले आओ इसको। कैसे लाओगे? सबसे पहले Mg को क्या करोगे तुम? सबसे पहले Mg को डायरेक्ट हीट करोगे, जिससे ये गैस अवस्था में बदल गया भाई गैस अवस्था में। तो कौन सी ऊर्जा लगी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी तुम्हारी खर्च हुई, और ये ठोस डायरेक्ट बन गया गैस में। अब इस गैस में से एक इलेक्ट्रॉन तुमको बाहर निकालना है, तो कौन सी ऊर्जा लगेगी? आयनन ऊर्जा लगेगी बच्चों। तो I आयनन ऊर्जा हो गई, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो Mg+ आया गैस के रूप में। दो डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते, बारी बारी से ही बाहर करना होता है। तो IE1 हो गया, इसको मान लेते हैं। फिर से आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, तो ये Mg+ कितना बना लिया? 2+ बना लिया, और ये गैसीय अवस्था में आ गया बच्चों, और ये हो गया IE2 हो गया बच्चों, IE2 हो गया, और Mg+2 अवस्था में पहुंच गया। अब इसको तो पहुंचा दिए, मतलब एक तरफ के बाराती लोग तैयार हो गए एकदम से। ठीक, दूल्हा तैयार है। अब दुल्हन के पक्ष के लोग तैयार करो, चलो। अब इधर तैयार करेंगे तो कैसे तैयार करेंगे? अब देखो, इसका बॉन्ड तोड़ना है पहले, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाओगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Be हो गया बच्चों, वो भी आधा अणु है, तो तुम आधा कर दो इसको, Be/2 कर दो। ठीक है, आधा कर दिया। अब ये ऑक्सीजन किस रूप में आ गया? गैस रूप में आ गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देंगे, तो दे दीजिए भैया, एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे दीजिए, O- गैस के रूप में आ गया, और ऊर्जा निर्मुक्त हो गई, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, तो EA1 हो गया। अच्छा, दोबारा इलेक्ट्रॉन देने जाओगे तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल के कारण अब ये जल्दी उसमें से ऊर्जा निर्मुक्त नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन में नहीं जल्दी जाएगा, तो आपको जबरदस्ती उसे ठेलना पड़ेगा। जैसे कि स्कूल में शुरुआत में लड़कियों को ठेलना पड़ता है, जो ठेलते हैं त्यों दौड़ के भाग आता है बाहर, चिल्लाते हुए बाहर भाग आता है। वैसे ही वो तुम छोड़ोगे, वो बाहर आएगा, छोड़ोगे बाहर आएगा, तो तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी कि तुम उसी में रहो। तो भैया एनर्जी आप दे दिए, तो जब दिए हो एनर्जी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस में आ जाएगा ये EA2, यानी कि द्वितीय जो इलेक्ट्रॉन बनता है ये क्या होगी? पॉजिटिव होती है बच्चों। Cl पे 2- हो गया। अरे कौन था? ओ सॉरी, ऑक्सीजन है। Cl कहाँ था गया? ऑक्सीजन पे 2- हो गया। ठीक है, अब ये गैस अवस्था में आ गया। अब तो दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार भैया। तो तब क्या पूछना? दूल्हा दुल्हन तैयार, ये लो बारात गई यहाँ पे।
ठीक, उत्पन्न हुआ लैटिस एनर्जी, निर्मुक्त हो गया और बन गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब हो गया भाई हैश के नियमानुसार क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, सारी ऊर्जा जोड़ दो, एच ई सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आई ई वन प्लस आई ई टू और प्लस बी ई पॉन टू माइनस ई ए वन प्लस ई ए टू और माइनस लैटिस एनर्जी। इस प्रकार से बच्चों बार्नहावर चक्र की सहायता से आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हो। समझ में आ गया होगा? ठीक है, समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है।